नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त मयूर और आप देख रहे हैं मयूर स्पेशल। तो स्वागत है आप सबका आज की इस नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है उसके ऊपर, और उसमें भी कुछ स्पेशल होगा आज। 1929 अमेरिका, जहां से इकोनॉमिकल क्राइसिस स्टार्ट हुए थे और जो बाद में वर्ल्ड वाइड गए थे, उस वक्त ब्रिटेन में बैठे एक शख्स थे जिनका नाम जॉन किंग था। उन्होंने एक जनरल थ्योरी नाम से एक थ्योरी बताई थी, जिसके हिसाब से हमें लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए, चाहे वो फिर लोन के हिसाब से हो, चाहे वो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो, चाहे किसी और तरीके से हो, पर उनके हाथ में अगर हम पैसे दें तो इकोनॉमी को रिवील करने के लिए, रिवाइव करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए हमें इससे बूस्ट मिलेगा, जो कि एक आर्थिक मंदी से बाहर आने के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसी थ्योरी का यूज करके मोदी गवर्नमेंट ने इस बार 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, जिसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे आगे आने वाले पार्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। ओके, नमस्ते। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम आज 20 लाख करोड़ की जो पॉलिसी पैकेज जो मोदी गवर्नमेंट ने रिलीज किया है उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और अगर हम पैकेज के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सीए से अच्छी तरीके से कोई और नहीं बता सकता इसके बारे में। तो इसीलिए आज हम मिस्टर संदीप इंगोले, जो कि एक सीए है यहाँ पे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, इनका ऑफिस है, तो इनसे हम 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो सर, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, आप अभी जैसे कि मैंने बोला है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें जो उस दिन मोदी गवर्नमेंट के थ्रू हमको मिली थी उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जो 26/3 को जो अनाउंस हुआ था 1.92 लाख का जो पैकेज था, जिसमें ओल्ड पैकेज और करंट पैकेज दोनों की शामिल थी। उसके बाद 13 को एक पैकेज आया था जो 5.94 का था। उसके बाद 14 को 3.1, 15 को 1.5, 16 को 0.81 एंड 17 को 0.4। और सबसे बड़ा इनमें जो पैकेज है वो आरबीआई का पैकेज। तो आरबीआई ने इसमें 8 लाख करोड़ का पैकेज इसमें अनाउंस किया था। ये पैकेज दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक फिजिकल में और एक मॉनेटरी में। तो मुझे ये बताइए कि इसकी इन दोनों की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि फिजिकल जो पॉलिसी है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है, जिसको अभी अपन बोलेंगे कि मोदी गवर्नमेंट, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने 20 लाख करोड़ में मॉनेटरी पॉलिसी को भी इंक्लूड कर दिया है। देखा जाए तो वो इंटरडिपेंडेंट ही है। इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से ऐसा भी अपन नहीं बोल सकते कि 20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ डायरेक्टली आरबीआई ने अनाउंस किया हुआ है इसलिए वो मोदी गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन उसको भी कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट का हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ है वो एक्चुअली 20 लाख करोड़ का नहीं है, उससे बहुत कम है। क्योंकि अलग अलग एजेंसीज के कुछ सर्वेज है। और दूसरी बात, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिफाइन करती है, वो हर बार करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ आवर इकोनॉमी। इसीलिए आरबीआई तो पॉलिसी अनाउंस करेंगी ही, लेकिन उसको 20 लाख करोड़ में इंक्लूड कराना बताने के लिए ये मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब आरबीआई की जो पॉलिसी है, जो 8 लाख करोड़ की जो पॉलिसी है, वो मोदी गवर्नमेंट ने उनके अंदर इंक्लूड नहीं करनी चाहिए थी, बराबर? हाँ, ऐसा है, मेरा ओपिनियन है। ओके। तो इसके बाद मैं और कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। तो सवाल ये था कि मनरेगा में जो 0.4 लाख का पैकेज दिया है, और उसके बाद माइग्रेंट वर्कर के लिए जो 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको हम एक्चुअली बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है। क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए या मनरेगा में जो कुछ उन्होंने वेजेस में इन्हांसमेंट किया है वो एक्चुअली गवर्नमेंट दे रहा है। और अगर इसकी हम टोटल लगाए, मनरेगा के लिए दिया है, माइग्रेंट वर्कर के लिए दिया है, और कुछ पल्सेस, व्हीट वगैरह, राइस वगैरह कुछ दान करने की जो बात की है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट का पैकेज है मेरे हिसाब से। और उसकी टोटल अराउंड 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के आसपास जाती है। तो एक बेस्ट मूव है गवर्नमेंट की पुअर क्लास ऑफ पीपल के लिए। उसको उन्होंने गरीब कल्याण योजना पार्ट 1 या फिर गरीब कल्याण योजना पार्ट 2, इसमें उन्होंने उसको इंक्लूड किया है। तो आगे के पैकेज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आगे के पैकेज में हम विस्तार से बात तो करेंगे, और अगर हम और ज़्यादा डीप में जाते जाएंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है, जो नॉर्मल क्लास ऑफ पीपल के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी को कवर करेंगे। तो उसमें सबसे पहली बात अपन ये बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड टू बी गिवन इमीडिएटली टू द टैक्स पेयर, ऐसा एक अनाउंसमेंट किया है।
और उस अनाउंसमेंट को गवर्नमेंट ने इस पैकेज में इंक्लूड किया है। उसमें होता ऐसा है कि हम जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के बाद उसका वेरिफिकेशन होने के बाद जो हमारा रिफंड होगा वो तो हमको आना ही है रिफंड, और वो तो हर साल भी मिलता था, इस साल भी मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इस पैकेज में इंक्लूड कर दिया ताकि अमाउंट भी बड़ी दिखे और वो इमीडिएटली हमको मिल जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने कैश रिजर्व रेशियो जो हर बैंक को मेंटेन करना पड़ता है उसको थोड़ा कम कर दिया है। देखो, नॉर्मल बैंकिंग चैनल में ऐसा होता है कि कैश रिजर्व रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उतनी लिक्विडिटी कम रहेगी, क्योंकि रिजर्व ज़्यादा रखने के लिए बैंक के पास में लोन डिसबर्स करने के लिए ज़्यादा अमाउंट होता नहीं है। होता नहीं है बोले तो वो इंटर रिलेटेड है, जितना ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो रखोगे आप उतना कम आप लोन बांट पाओगे। इसका मतलब लिक्विडिटी से वो डायरेक्टली रिलेटेड है, इसीलिए CRR जितना कम करेंगे उतनी लिक्विडिटी मार्केट की बढ़ेगी। और उसके बाद हम देखेंगे तो 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन टू MSME, ऐसा गवर्नमेंट ने कोई एक अनाउंसमेंट किया है। वैसे देखा जाए तो पहले भी गवर्नमेंट की वैसी स्कीम्स थी जिसमें CGT SME हम जिसको बोलते हैं उसके अंतर्गत विदाउट कोलैटरल हमको लोन मिलता था। इस बार भी गवर्नमेंट ने वैसा ही किया, एक सेपरेट पैकेज 3 लाख करोड़ का उसके लिए अनाउंस कर दिया है। उसमें ऐसा है कि किसी भी बिजनेसेस को नया अगर लोन लेना हो तो जैसे प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो वो कोलैटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत अभी नहीं रहेगी। पहले भी नहीं थी, लेकिन अभी अनाउंसमेंट हुआ है तो अभी भी वही सिचुएशन है, लेकिन अभी भी कोलैटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं रहेंगी और वो 3 लाख करोड़ स्पेशली MSMEs के लिए उन्होंने दिया है। और दूसरी बात ऐसी कि MSME की जो डेफिनेशन है उसको भी उन्होंने रिवाइज किया। अच्छा, हाँ, MSME के जो डेफिनेशन उसको भी रिवाइज किया है उन्होंने, उसके बारे में थोड़ा। MSME की जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने चेंज किया है, मैं पुरानी नहीं बताऊंगा। नए MSME के डेफिनेशन में MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका लॉन्ग फॉर्म है। और उसमें माइक्रो में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करना हो, वेदर इट इज ऑफ सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास, तो उसको उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ होगा तो उसको हमने माइक्रो एंटरप्राइजेस में कवर किया है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ के नीचे होगा और टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे अगर होगा तो उसको उन्होंने स्मॉल में कवर किया है। और मीडियम में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ के नीचे और टर्नओवर 100 करोड़ के नीचे अगर रहा तो उनको उन्होंने मीडियम में कन्वर्ट किया है। और इन सारे लोगों को ये कोलैटरल फ्री का जो पैकेज है 5 लाख करोड़ का, उसकी फैसिलिटी उनको मिल सकती है। उसी के साथ में गवर्नमेंट का एक अच्छा अनाउंसमेंट ऐसा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने जो चल रहे थे वो स्ट्रेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलेंगे, या फिर जो NPA में गए हैं, या फिर जो स्मूथली काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी रिवाइव करने के लिए ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़े, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि वैसे NPA प्रोजेक्ट्स को या फिर वैसे स्ट्रेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी एक सेपरेट पैकेज की घोषणा उन्होंने की है। और तो 20,000 करोड़ का पर्टिकुलरली स्ट्रेस्ड इकोनॉमी के लिए इन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया है कि जो भी ये NPA ऑर्गेनाइजेशंस होंगे या फिर जो स्ट्रेस्ड होंगे ऑर्गेनाइजेशन, उनको रिवाइव करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है और उसके लिए सेपरेटली 20,000 करोड़ का उन्होंने एक फंड अलोकेशन किया है। मुझे एक बताइए कि ये 20 लाख करोड़ का जो भी फंड रिलीज किया है उसमें सच में, हाँ, 20,000 करोड़ का, तो उसमें सच में क्या जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी? अगर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट के जो कुछ रूल्स हैं या फिर जो अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर हुआ तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, थोड़ा सा बोले तो और भी ज़्यादा हो सकता, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारे रूल्स पहले भी थे, वैसे पर्टिकुलरली स्ट्रेस्ड इकोनॉमी को नहीं थे, और या फिर कुछ कुछ बैंक की पॉलिसी होगी भी, लेकिन उतना ज़्यादा बैंक मैनेजर्स या बैंक्स उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। क्योंकि पर्टिकुलरली अगर कुछ बाद में भी हो जाए तो पहला ब्लेम बोलो या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैनेजर को बताते हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट्स में हाथ डालना नहीं चाहता, लेकिन अभी स्पेशली अलोकेशन किया है और गवर्नमेंट का भी अगर प्रेशर रहा और अगर भारत की जनता का भी अगर प्रेशर रहा तो हो सकता है 20,000 करोड़ का अच्छा फायदा NPA इकोनॉमीज जो होंगी या फिर NPA ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनको हो सकता है। उसके बाद और
रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई के बारे में हमने बात किया, और एक अच्छा मूव जो मेरे को लगा कि एक्चुअल ये भी एक अच्छी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने की है, तो वो ये है कि जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन होता था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, उसमें क्या है कि 12% एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था और 12% एम्प्लॉय की सैलरी में से काट के एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, और वो 24% गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा करनी पड़ती थी। इसलिए ऐसा होता था, मान लो कि 10,000 रुपये अगर किसी की सैलरी होगी, तो वो 10,000 रुपये की सैलरी में से 12% उसको काटना पड़ता था, वो हो जाता 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जाते थे। उसके साथ ही में 10,000 के 12% दैट इज 1,200 एम्प्लॉयर को भी भरना पड़ता था। तो उनके पास में कैश कम होती थी। अगर समझो इस सिचुएशन में भी अगर वैसा ही कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखे तो लोगों के पास में यूज करने के लिए कैश नहीं रहेगी, इसलिए वो जो इकोनॉमी का चल रहा है वो थोड़ा स्लो डाउन हो सकता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए गवर्नमेंट करेंगे, इसीलिए वो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय के ऊपर नहीं आएगा, वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए वो रिस्ट्रिक्टेड है, सबको नहीं मिलेगा। नहीं, इसलिए सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसमें कवर होंगे ऐसा नहीं है। उसके बाद में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनके लिए तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं, उनको तो भरना ही है। लेकिन जो अपने प्राइवेट या फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है उनको ये एप्लीकेबल है, लेकिन उसमें से भी कुछ कुछ क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही है, तो उससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी। ये एक ईपीएफ का अच्छा मूव मेरे हिसाब से है। उसके बाद और एक अच्छी मूव नहीं बोलेंगे, लेकिन टेम्पररी लिक्विडिटी ऑफ मार्केट थोड़ी सी बढ़ सकती है। वो एक ऐसा है कि किसी भी पार्टी को अगर हम पेमेंट कर रहे होंगे तो उसका टीडीएस काटना पड़ता था इनकम टैक्स का। तो वो इनकम टैक्स के टीडीएस में क्या है कि उसके पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस है, तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, रेंट हो गए, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज हो गए, तो उसके 194 सेक्शन की एक पर्टिकुलर सीरीज है। उसमें ऐसा है कि अगर हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो हमारा 10%, 5%, 2% ऐसा भी कुछ जो सेक्शन में दिया है उस हिसाब से टीडीएस काटना पड़ता था, और बचा हुआ पेमेंट आगे वाले पार्टी को करना पड़ता था। मान लो आपको मैं 1 लाख रुपए दे रहा है एक पर्टिकुलर सर्विस के, उसमें मेरे को अगर आपका 5% टीडीएस काटना है तो 1 लाख में से मैं 5,000 रुपए आपके काट के इनकम टैक्स भर दूंगा आपके नाम से। तो आपके हाथ में 95,000 आ गए, और फिर आप 95,000 से ही जो कुछ करना है वो करोगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 25% रिडक्शन इन टीडीएस रेट। तो आपका मैं जो अभी 5,000 रुपए काट रहा था, तो उस 5,000 में 25% और कम काटूंगा। इसका मतलब आपके पास में जब वो 95,000 बचते थे, अभी आपके 96 प्लस 96 ऐसा कुछ बचेंगे। लेकिन अल्टीमेटली है कि टैक्स बर्डन तो आपका रहेगा ही। अगर समझो आज अप्रैल महीना है या फिर मई महीना है, तो मई महीने में आपके पास में 25% कैश ज्यादा बचेगी, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करोगे इस पर्टिकुलर ईयर का, तब तो आपको पूरा भरना ही पड़ेगा। मतलब वो एंड में आपको पूरा डिपॉजिट करना ही है। जितना उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं दिया, उसके लिए कोई ऑप्शन है नहीं, और ऑप्शन रहेगा भी नहीं, क्योंकि टैक्स तो हमारा जितना इनकम है उतना तो देना ही पड़ेगा। सिर्फ क्या जो अभी अपन भर रहे थे उसको हम 1 साल के बाद में करेंगे, उससे ज्यादा कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल गया है। टाइम पीरियड मिल गया है। अभी समझो अपने को 10 महीने मिले हैं, अगले महीने में 9 महीने मिलेंगे, बस ये ऐसा कम कम होते जाएगा। उतना पर्टिकुलर अमाउंट हमारे पास में बचेगा जिसको हम यूज कर पाएंगे इकोनॉमी में, और वो एक पर्टिकुलर साइकिल जो है इकोनॉमी की वो बढ़ेगी लिक्विडिटी की वजह से। ये एक मूव है। तो मेजरली मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आरबीआई के भी 8 लाख करोड़ को इसमें इंक्लूड किया है, और खुद ने 12 लाख करोड़ का एक अनाउंसमेंट किया है। उसमें से भी कुछ पोर्शन पुराना था, और मैं इस पॉलिसी को कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरे को लगा वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इसमें गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी एनहांस करने के लिए कुछ अच्छे कुछ अच्छे अनाउंसमेंट किए हैं, जैसा सीआरआर का हो गया, या फिर ये टैक्स रिडक्शन का हो गया, इनकम टैक्स का इमीडिएट पेमेंट हो गया। तो ये एक अच्छे मूव है। मनरेगा के वगैरह जो पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है वो भी एक अच्छा मूव है। उसके बाद में ईपीएफ का जो गवर्नमेंट ने उठाया है, अनाउंसमेंट किया है, वो भी एक अच्छा मूव है। उसके बाद जो एमएसएमई के लिए कोलैटरल फ्री की जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, वो एक अनाउंसमेंट भी अच्छी है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसमें कैसा है कि अगर हम पर्टिकुलर प्लांट एमआईडीसी में सेटअप कर रहे हैं, तो वो प्लांट बैंक को मॉर्गेज रहता है। वो है प्राइमरी सिक्योरिटी। एक मान लो आप अगर 5 करोड़ का प्लांट एमआईडीसी में लगा रहे हो, तो 5 करोड़ के प्लांट में क्या है कि आपको मॉर्गेज करना पड़ता था प्लांट, वो तो रहता ही है प्राइमरी सिक्योरिटी।
और उसके अलावा और भी कुछ सिक्योरिटी अपने को बैंक को देनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए। इन केस अगर वो प्लांट एनपीए हो गया तो बैंक के पास में रिकवरी का ऑप्शन होना चाहिए, बराबर। और वो बहुत लोगों के पास में नहीं होता, इसलिए नए नए ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं होते, नए नए प्रोजेक्ट्स नहीं आते। तो वो एलिजिबल बोरोवर को पहले भी मिलता था, और वो कोलैटरल की डेफिनेशन अभी फिर हटा दी है कि कोलैटरल की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी अभी इस अनाउंसमेंट के हिसाब से। तो उसमें क्या होगा कि जो कुछ नए एंटरप्रेन्योर है जिनके पास में कुछ पैसा नहीं है या फिर सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास भी प्लांट डालने के लिए वो भी बैंक में जा पाएंगे कि हमारे पास में कोलैटरल नहीं है, लेकिन हमको ऐसा ऐसा प्लांट एस्टेब्लिश करना है। लेकिन वो वायबल प्लांट्स के लिए ही बैंक देंगी। अब वो वायबिलिटी की डेफिनेशन कैसी है, उसका असेसमेंट कैसा है, वो तो उस बैंक के रिस्पेक्ट में चलेगा। हाँ, किसको वायबल, वो फिर बैंक के अकॉर्डिंग वर्क होगा। अभी जैसा अगर समझो आप बैंक मैनेजर हो, अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आपके पास में प्रोजेक्ट लेके आया, आपको कोलेटरल फ्री में डालने को बोला, तो आप क्या करोगे कि वो वायबल है कि नहीं है उसका जजमेंट आप करोगे, वो पर्सन कैसा है उसका भी असेसमेंट आप करोगे, उसका बैकग्राउंड भी आप ही देखोगे। इसका मतलब क्या, वो कोलेटरल फ्री में जो आप लोन बांटोगे वो पर्टिकुलरली हमारे असेसमेंट के ऊपर है, असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड दैट पर्सन। तो इसीलिए वो थोड़ा सा बैंक के लिए रिस्की है, लेकिन अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ तो एक अच्छी मूव हो सकती है नए एंटरप्रेन्योर तैयार होने के लिए, जो आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट ने बोला है वैसा हो सकता। और वो अगर स्ट्रेस्ड इकोनॉमी का भी अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ तो वो भी एक पैकेज अच्छा है, तो उसमें भी फायदा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल मेरा ये है कि जो एमएसएमई का जो सेक्टर है, जो भी अनाउंसमेंट हुई है, उसका जो कॉमन मैन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिसको भी अभी नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है, उसको क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी, उस सब फील्ड के बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो ये है कि हम किसी भी एमएसएमई का प्रोजेक्ट हो, वेदर इट इज ऑफ कोलैटरल और नॉन कोलैटरल, रिस्क है। तो इसीलिए हम किसी भी प्रोजेक्ट अगर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर नए एंटरप्रेन्योर ने उस पर्टिकुलर बिजनेस का पूरा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। जब तक कि उसके पास में इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगी एक्चुअल की प्लांट रन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें लगती है, क्योंकि उसका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। तो पूरा नॉलेज उस पर्टिकुलर बिजनेस का उस व्यक्ति ने लेना चाहिए। मेरी अगर मानो तो जिस बिजनेस में एंटर होने जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं और कुछ दिन काम करके भी उन्होंने आना चाहिए, ताकि एक्चुअल ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। नहीं, ये बात बराबर है आपकी, जो कि मुझे भी पर्सनली फील हुई है कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो अलग होती है, और जो प्रोजेक्ट रियलिटी होती है, जैसे कि जो मतलब पेपर्स में लिखा हुआ था उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हमने ऑन पेपर हमको क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तो हमको एक प्रोफेशनल से बना के लेनी ही है। उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन भी हमको लेनी है। उसके बाद एक्चुअल प्रोजेक्ट रन कैसे होता है उसका भी हमको असेसमेंट करना है। खुद वहाँ पे अगर काम करके आ पाए हम तो वो तो बहुत ही अच्छा। और ये सब कुछ होने के बाद कंप्लीट माइंड से डिसाइड करके फिर हमने एक प्रॉपर फाइल बना करके बैंक में अप्लाई करनी चाहिए एमएसएमई लोन के लिए। आप कोलैटरल सिक्योरिटी दो या ना दो, लेकिन कोई भी न्यू प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट कर रहे होंगे तो ये सब चीजें आपने करनी चाहिए, क्योंकि 100 में से 2-3 ही प्रोजेक्ट अच्छे चलते हैं लॉन्ग टर्म में, बाकी 97 प्रोजेक्ट्स या फिर 95 प्रोजेक्ट्स बंद पड़ते हैं। उसका रीजन यही है कि लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा उनको अगर थोड़ा सा नॉलेज आ गया और थोड़ा सा प्रोजेक्ट अगर देख लिया तो वो डायरेक्टली स्टार्ट करना चालू करते, लेकिन वैसा ना करें क्योंकि हमारी पूरी उस पर इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है। इसलिए हमने प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद उसको स्टेप इन होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अभी ये जो पैकेज तो अनाउंस हो गया है, अगर हमको इकोनॉमी को रिव्यू करना है या फिर उसको रिस्टार्ट करना है तो उसके लिए एक्चुअल प्रोसीजर क्या करनी चाहिए? उसके लिए एक्चुअल प्रोसीजर गवर्नमेंट तो जितना चाहे उतना सपोर्ट कर रही है या फिर हम करने के लिए तैयार है, ऐसा उनका बोलना है। आरबीआई का भी प्रॉपर सपोर्ट है, और अगर उनको जनता ने भी अगर प्रॉपरली सपोर्ट किया, जैसे कि नए बिजनेसेस स्टार्ट किए, पुराने बिजनेसेस को रिवाइव करने की कोशिश किया, तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी को रिस्टार्ट होने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मेरी एक बात हमारे यूथ्स को ऐसी है बोलना कि सारे आजकल जॉब के जो पीछे भाग रहे हैं, तो जॉब कितने लोगों को मिल सकता। इसीलिए अगर खुद का आप कुछ नया बिजनेस अगर सेटअप कर पाओ तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑटोमेटिकली होगा,
अपने देश का मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा या फिर सर्विस सेक्टर में इंक्रीज होगा, ओके ताकि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाए। तो इस हिसाब से हम हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। मतलब आत्मनिर्भर बनना ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आत्मनिर्भर हमको बनना है। खुद Okay. का आप कुछ इनोवेटिव चालू करो, आप एप्लीकेशन बनाओ, आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में आप कुछ करेक्शन करने की सोचो ताकि उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाए, Okay. या फिर उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाए। ठीक है, तो नए प्रोजेक्ट्स अगर आपने स्टार्ट किए तो उसमें से आप नई सर्विसेज दे सकते हो। तो नए कौन से सर्विसेज हम दे सकते हैं वो देखो। उसके बाद में नए कुछ आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसको देखो, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, और ऐसा करके आत्मनिर्भर बनो। खुद का कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करो और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट का मौका दो। तो ऐसा करके हम इकोनॉमी को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर कुछ बचता है या फिर कुछ आगे भी अगर कुछ पैकेज अनाउंस होते हैं तो फिर हम इसी टाइप से हम फिर से चर्चा करेंगे इस बात पर। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। और दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, कैमरा बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा था, तो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सर। फिर से मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते। तो वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। और आगे भी अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।